मैं भी श्री अनिल कुमार मिश्र के समक्ष हूँ। मेरे सामने बैठे हैं या कहिए मैं उनके सामने बैठा हूँ। और वैसे तो वे एक इंजीनियर हैं, लेकिन उद्योग के मालिक भी हैं, उद्योगपति हैं। लेकिन उनकी पहचान एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में है, सामाजिक व्यक्ति के रूप में है। वे समाज में जो निम्न तबके के लोग हैं, जो गरीब है, जो कष्ट में है, उनको कष्ट देखा नहीं जाता, उनके लिए वो काम करते हैं। अभी लॉकडाउन हालांकि समाप्त है, लेकिन कोरोना काल अभी चल रहा है। कोरोना काल का भी हो गई। जरूरतमंद लोगों के लिए जितने कार्य अकेले एक व्यक्ति कर, हालांकि एक संस्था चलाते हैं मिथिला विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया पूरे कोरोना काल में, जिस वक्त लोगों को सख्त जरूरत थी, खाने नहीं मिल रहे थे और लोग भोजन सामग्री वितरित किए। तो आइए बातों के क्रम में जानेंगे कि और क्या क्या वो सामाजिक कार्य करेंगे। आप वैसे एक इंजीनियर हैं, आपका उद्योग है, एक उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, लेकिन साथ ही आप गहरे तौर पर समाज सेवा से भी जुड़े हैं। ये प्रवृत्ति जो है आपके अंदर, ये रुझान झुकाव आपके कैसे आया? जब मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आया तो मैं जब किसी फंक्शन में जाता था तो मैं देखता था कि वहाँ भगदड़ मचा हुआ है। सभी जो अच्छे लोग हैं और जो निम्न स्तर के लोग होते थे उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। उस समय मैं भी पीछे ही पंक्ति में रहा करता था। उस समय मैं कोई आगे नहीं बढ़ा करता था, लेकिन कोशिश करता था कि मैं जो पीछे में लोग हैं उनको साथ लेके चलूं। लेकिन मेरे पास उस समय उतना धन का अभाव था, मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था। तो उस समय मैंने देखा कि अगर मैं इनको लेके साथ चलूं तो इसमें ज़्यादा फायदा है, इसलिए क्योंकि समाज जो है वो केवल उच्च वर्ग के पीछे भाग रहा है। वो देखता ही नहीं है कि ये नीचे वाले लोग आखिर कैसे अपना चलाएंगे। उनके जो हम लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, जो बड़े लोगों के लिए, अमीरों के लिए मायने नहीं रखता है, वो छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए एकदम स्वर्गीय आनंद देती हैं। इसलिए मैं उस पंक्ति में जाके बैठने लगा और उनके प्रॉब्लम्स को समझने लगा। तब मुझे आइडिया हुआ कि केवल कॉलोनी में घर रहना बहुत ज़रूरी नहीं है, और इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी जो ज़िंदगी की शुरुआत की जब सांस्कृतिक कार्यक्रम लेके चला, क्योंकि मुझे लोगों की ज़रूरत थी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जब लेके चला मैं, तो मैंने सबसे पहले एक खोड़ा की जगह है उसके जो प्रॉपर्टी के मालिक थे उससे जाके बात की कि भाई एक कॉलोनी का एक ऐसा निर्माण करो जिसे 25-25 गज की ज़मीन उपलब्ध कराओ, और किसी तरह हमारे जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं हमारे, जो अपने उस समय मैं, चूँकि मैं मैथिल हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने मिथिला को पकड़ा था। तो मिथिला के लोगों को मैंने जाके वहाँ पे घर का व्यवस्था करवाया, क्योंकि घर जब किसी के पास हो जाता है तो आराम से जीने लगता है। विद द रिजल्ट हमने वहाँ पे 25-25 गज का प्लॉट वहाँ पे कटा, और धीरे धीरे वहाँ पे लोगों को बसाने के लिए बीच में एक मंदिर की स्थापना की गई। और चारों तरफ मंदिर की स्थापना इसलिए जरूरी थी क्योंकि मंदिर की स्थापना करने से वो कॉलोनी टूटी नहीं। वो आज बहुत अच्छी कॉलोनी, थोड़ा कॉलोनी हो गई है, उस समय टूट सकती थी। तो जब किसी का घर होता था तो मुझे बहुत आनंद मिलता था। विद द रिजल्ट मैं समाज सेवा करने लगा, और धीरे धीरे अब तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने लगा हूँ। अब वो सब छोटा हो गया, मैंने देखता है। अब वो सब स्थिर भी हो गए, आज वो सेटल करते हैं अपने आप को, ये खुशी होती है। आपका जीवन जो है, प्रारंभिक जीवन बहुत
अभाव में बीता है, आपने जैसे भी बताया, लेकिन आपने धीरे धीरे अपने को खड़ा किया। आज एक सफल व्यक्ति हैं। जब सफलता मिलती है तो आप लोग अपनी गरीबी भूल जाते हैं, अभाव के दिनों को भूल जाते हैं, लेकिन आप अक्सर जो है उन लोगों के लिए सोचते हैं जो अभाव में हैं, जो गरीबी हैं, उनके उत्थान की बात सोचते हैं। तो ये मतलब आपके मन में ये जो चलता है कुछ देर ये सोचने के बाद, वो उसके पीछे किन की प्रेरणा है? शत्रुघ्न जी, प्राय ऐसा होता है कि जब मैं किसी जगह विजिट करता हूँ तो मैं उसके आंतरिक जीवन में जाके प्रवेश करना चाहता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि ये लोग अंदर से मजबूत हैं कि नहीं। कहीं भी जाता हूँ तो मुझे उसकी जो साज सज्जा, शत्रुघ्न जी, प्राय जब मुझे कहीं बुलाया जाता है जी, तो बढ़िया सा स्टेज बनाया जाता है और वहाँ पे मुझे माला वगैरह ये सब शॉल वगैरह ये सब उड़ाया जाता है, तो मेरा वहाँ पे ध्यान भटक जाता है। ध्यान इसलिए भटक जाता है कि मैं उस समय जो सामने जहाँ पे जाता हूँ उसके घर के भीतर तक घुस जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर अंदर से मजबूत हो व्यक्ति तो आगे कुछ कर सकता है। लेकिन जब जब मैं किसी संस्था को विजिट किया हूँ आज तक अपने करियर में, 30-32 साल के करियर में, मैंने ये देखा है कि अंदर का ढांचा बहुत कमजोर रखते हैं कोई भी संस्था। मैं किसी भी संस्था का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरा अपना अलग अलग दृष्टिकोण है सब संस्था का, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जनरली जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो अंदर से उनका बिल्कुल उनकी स्थिति बिल्कुल चरमाई रहती है और वो उस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और वो केवल ऊपर से ध्यान देते हैं। और हम लोग से अगर विजिट कराया जाता है तो केवल वो डोनेशन मात्र तक ही ध्यान दिया जाता है, ना कि वहाँ के जो अंदर में प्रॉब्लम्स है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग बुलाया जाता है। हम लोग को बुलाया जाता है केवल उन लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मुझे वो दुख होता है, इसीलिए मैं अंदर जाता हूँ और हर एक संस्था से मेरी इसकी अनबन थोड़ी सी हो भी जाती है और मैं लंबे समय में वो मुझे पहचानते हैं, लेकिन छोटे समय में उनको लगता है कि विषय जी हमारे लिए कोई ज़्यादा कामगर व्यक्ति नहीं है। शुरू में तो आपको पढ़ाई में आपका वक्त गया होगा, फिर आपने अपना करियर बनाया। ये जो समाज सेवा जो है उसका बीज जो है वो किस काल में बढ़ा, मतलब कब से आपके मन में था कि आपको सामाजिक कार्यों में लगना है, क्योंकि पढ़ाई फिर अपना करियर बनाना, तो किस क्रम के ये कितने साल लगे आपको यहाँ? शुरुआती दौर में मैं एक किसी चीज़ को भी सेवा करने में तन मन और धन तीनों की जरूरत होती है। तो तन और मन तो मेरा बचपन से था, क्योंकि मैंने बचपन में भी जब मैं एक कैंपस लाइफ स्पेंड किया हूँ और कैंपस में क्या होता था कि उसमें तन और मन ही लगता था, क्योंकि उसमें जो फंडिंग करते थे वो पूरे चूँकि व्यक्ति में ऐसा करता था उस ग्रुप में, वो ग्रुप से फंडिंग होता था, उसका ऑर्गेनाइजेशन करता था। वहाँ तन मन से मैं शुरू से बचपन से जुड़ा था और मैंने हमेशा देखा कि हम लोग को टीचिंग और नॉन टीचिंग का वहाँ पे एक बहुत वो था गैप। उसमें ऐसा लगता था कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ के बच्चे हैं उनको हमेशा कभी उतना वजन नहीं दिया जाता था जो कि टीचिंग स्टाफ के बच्चों को दिया जाता था। तो वहाँ पे एक अगर मैं सोचता था कि अगर मैं इन लोगों को अगर टीचिंग स्टाफ के बच्चों से अच्छा अगर मैं मेहनत करूँ और लोगों को अच्छा आउटपुट दूँ तो शायद मेरी तरफ प्रोफेसर सबका भी मन आकर्षित होगा, और जो कि लंबे समय में हुआ भी जाके। मुझे आज भी याद है मैं 3 साल पहले एक बच्ची आई थी, वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रार होते थे उस समय, मैनेजमेंट के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे, उनकी बच्ची आई थी हमारे घर में। तो उसने मेरी वाइफ को जो मेरा परिचय दिया था, तो जब मैं कुछ भी समाज सेवा मैं नहीं मानता था उन दिनों के समाज सेवा को, लेकिन उसने मेरा परिचय दिया था कि अनिल भैया को जो आज मैं नोएडा में देख रही हूँ वो तो बचपन से वो करते थे, बस अब फर्क ये आ गया है कि पहले वो तन और मन से करते थे, अब उनके पास धन की भी, ईश्वर ने धन भी दे रखा है।
तो इसीलिए अच्छा, पहले तन मन से करते थे, मैंने जैसे कि बताया पढ़ाई, तो धर्म जो है जो, तो उसके लिए मैंने आपने क्या मेहनत की, आपने कैसे अपने को स्थापित किया, क्या संघर्ष करना पड़ा इसके लिए? सदगुरु जी, कोई भी व्यक्ति जब धन इकट्ठे करता है तो उसको अपना ही कुछ काटना पड़ता है। तो जब वो अपना काटता है तभी वो समाज सेवी बनता है। और उसके लिए मैं अपना क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगा, उसके लिए मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने आज तक मेरे अच्छे दिन में भी बुरे दिन में भी उन्होंने मेरे हर एक डिसीजंस को हमेशा एक्यूरेट मान के उसको फॉलो किया है। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि आप जो ये कर रहे हो इसका फाइनली आप पे जो इतना दबाव पड़ रहा है उसको आप आखिर हम लोग से शेयर क्यों नहीं करते हो। उन्होंने कभी नहीं पूछा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर मेरी पत्नी की बात की जाए तो मैंने देखा उसको, किसी ने उससे पूछा कि ये तो जितना कमाते हैं वो सारा समाज में ही डाल देते हैं, तो तुम कभी उसको समझाते नहीं हो। तो उसने एक ही जवाब दिया कि उन्होंने खुद ही कमाया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनको कभी नहीं देखा, कभी किसी ने कोट नहीं किया समाज वाले ने कि उनको मैंने ड्रिंक करते देखा पैसा आते ही, कभी उनको सिगरेट फूंकते हुए देखा, कभी मैंने उसको गलत जगह पे नहीं देखा। तो उसने यही जवाब दिया कि जब वो ये गलत काम नहीं करते हैं तो समाज सेवा इसका मतलब जरूर अच्छा काम है, जिसके लिए आप लोग कोट, हम लोग को निगेटिव कोटेशन उनको मिल रहा है। तो लोकप्रियता जब भी आती है सतवन जी, तो लोकप्रियता तभी आती है जब आप कुछ खोते हो। जब कुछ खोते हैं तो सब चीज हम लोग काट काट के जोड़ा हम लोगों ने। शुरू में हम लोग हजारों में मदद करते थे, अब हम लोग लाखों में कर रहे हैं। और मेरा दावा है कि अगर मैं कुछ दिन और जीत गया तो हो सकता है कि हम लोग CRKD करोड़ में भी जा सकते हैं। ये हमारा दावा है। अच्छा, आपकी जीवन संगिनी जो है एक राज परिवार से आती है, तो एक वहाँ शादी हुई, आपने खुद बताया कि आप साधारण परिवार से आप शादी, तो इसको आप, इस शादी को आप चुनौती के रूप में देखते रहे, किस तरह से मतलब उनके साथ सामंजस्य बैठाया और खुद काम करके मेहनत करके एक अपना मुकाम भी बनाया? देखिए, मैंने हमेशा अपनी पत्नी मतलब चूंकि वो फर्स्ट डे से जब आई तो उसने किसी दिन ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। जब उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं शाम में उसके साथ खाना खाता हूँ, मेहनत करके पैसा लाता हूँ, तो उससे वो खुश है। तो लोग बोलते हैं कि तुम कैसे स्वाभिमान हो गए, ये है स्वाभिमान। व्यक्ति सभी होते हैं, कोई वक्त से समझौता कर लेता है, कोई वक्त से अपने आप को ढाल लेता है, या कोई समझौता कर लेता है, या कोई वक्त से उसको मजबूरी में भी करना पड़ता है। तो स्वाभिमान तो सभी व्यक्ति होते हैं, लेकिन आप किस एक्सटेंट में हैं उसके लिए आपको हमेशा आपका परिवार मदद करता है। अगर आपका परिवार स्वाभिमानी है तो आपकी स्वाभिमानता चल पड़ती है, क्योंकि आपके साथ वो सुख दुख में सबके साथ खड़ा रहता है। वो हर एक समय उस सुख को भी एंजॉय करता है, वो दुख को भी आपके साथ एंजॉय करता है। मैंने देखा है बहुत समय कि मैं बहुत परेशानी में आ गया तो लोग छोड़ गए हैं मुझे। मैं एक समय ऐसी स्थिति थी सतवन जी, जब 10 बजे रात में मुझे लोग घेर के बैठा करते थे और मेरी वाइफ बोलती थी, उसका एक कट ऑफ पीरियड था कि 10 बजे के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। तो 10 बजे वो नॉक करती थी दरवाजे को। वो कभी भी, मेरे घर में ही एक रूम था जो लोग मिलने आते थे, 6 बजे से वहाँ पे लोगों का आना जाना होता था। 10 बजे वो नॉक करती थी, तभी भी वो मेरे को इंस्ट्रक्शन नहीं देती थी कि आप अंदर जाइए, खाने का समय हो गया। वो नॉक करती थी और लोग इतने डिसिप्लिन थे कि समझ जाते थे कि मैडम साहब खाने का समय हो गया है, साहब का खाने का समय हो जाता था, वो चले जाते थे। उस व्यक्ति जो 10 बजे तक लोगों से घिरा रहता था, उसके डाउन्स में, उसके यहाँ 3-3 महीना 6-6 महीना तक
लोगों का आना बंद हो गया। सोचिए उस वक्त यदि मेरा परिवार हमको मदद नहीं करता तो आज मैं फिर से जो खड़ा हूँ वो नहीं हो पाता। इसलिए किसी के पीछे अगर कोई है खड़ा, अगर कोई अपने आप को स्वाभिमान बोल रहा है या कुछ मेंटेन कर पा रहा है तो उसके पीछे उसका परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपने परिवार को पूरा क्रेडिट 100% क्रेडिट देता हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों को। अक्सर जो सामाजिक कार्य करते हैं वो उनके परिवार वालों को हमेशा शिकायत रहती है, तो आपने अपने परिवार को इस कैसे विश्वास में लिया कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आज इसलिए परिवार आपके साथ पूरी तरह से खड़ा रहता है, तो इसके लिए किस तरह से आपने मैनेजमेंट किया? शिकायतें तो जिंदगी में सबको होती रहती है। कोई भी मनुष्य परफेक्ट तो है नहीं। यदि वो परफेक्ट रहता तो भगवान होता, तो कोई परफेक्ट नहीं है। मैं भी परफेक्ट नहीं था, मेरे में भी कमियां थी। मेरे में कमियां ही यही थी कि मैं समाज सेवा करता था, मेरे में बहुत बड़ी कमी थी। और ऐसा नहीं कि शिकायत उसको शुरू में नहीं था, मेरे परिवार वालों को शिकायत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो कन्विंस हुए कि इनका जो सोच का तरीका है हम लोग को नहीं लगता है कि वो गलत है। क्योंकि अगर आज ये थोड़ा कमाने लगे, अगर इनके पास सरप्लस है और ये गलत चीज़ में डालने लगते और ये गलत हो जाते तो लोग तो सोसाइटी में तो इनको कदर तभी भी पहचान मिलता। लेकिन अगर इनका पहचान समाज सेवा में मिल रहा है और सोसाइटी में तो इनका पहचान ऐसे ही है, तो समाज सेवा में जो उन लोग को एक मैंने चस्का लगाया, चस्का जैसे मैं धीरे धीरे करके अपनी वाइफ को भी ले जाने लगा साथ में। और मैंने कहा कि उस गरीब को जाके देखो, मिलो तुम। मैं मिलाता था उसको, शुरू में मिलाता था, तो उसको एक दर्द का एहसास होने लगा। अरे ये तो वाकई में ये तो बहुत कम रुपए में ये खुश होता है। मैंने देखा है लास्ट अभी मुश्किल से कोरोना काल में एक दिन वो कुछ सब्जी लेने जा रही थी, तो वो रिक्शा वाला जैसे उनको बैठने बोला तो बड़े खुशी उसने बिठाया। और वो आते आते पहला डिसीजन उसने लिया कि उसके जितने भी इस स्ट्रीट में रिक्शा वाले हैं उसको कपड़े दिए जाए। पहला डिसीजन लिया। तो ये दर्द उसको मैंने एहसास कराया कि उसका दर्द जाके देखो, दर्द जाके देखो। जब दर्द का आपको एहसास होने लगेगा तब आप उसमें खुद इंडल्ज होने लगेंगे और आपको भी दिल करने लगेगा कि ये काम ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप एक अमीर के बच्चे को आप खाना खिला देते हैं, आप उसको बस 3-4 हज़ार 5 हज़ार खर्च कर देते हैं, तो उसको वो अनुभूति नहीं होती है। वो इंस्टेंट एक बार फॉर द टाइम बीइंग एक अनुभूति होती है। लेकिन वही 5,000 में मैंने देखा है, 5,000 में मैंने 40-50 बच्चे खाते देखे हैं और मैंने उसमें उनके चेहरे पे खुशियाँ देखी हैं। मैंने नोट किया है कि उनको जो चीज़ हम लोग फ्रिक्वेंटली बच्चे खाते हैं और उनको कभी कभी जब मिलता है तो उनके चेहरे पे जो खुशियाँ होती है आप उसको जग पर रखने लगेंगे और यही चीज़ परिवार को भी उसमें डुबो देंगे, तो मुझे लगता है कि शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आपके जीवन में भी जो है तो एक उसका विकास क्रमिक रूप में, जैसे आपने पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम करा, छठ पूजा का आयोजन किया, लेकिन साथ में घर भी लोगों को घर भी बसाए। देखिए अब धीरे धीरे आप कहीं न कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से करते गए। अब जो है जो मूलभूत समस्याएं हैं आदमी की, शिक्षा है, गरीबी है, महिलाओं की समस्या है, इस पर अभी जोर आपका गया। तो ये विकास ये जो चेंज है, परिवर्तन जो आया है वो किस तरह से आया? सदगुरु जी, जब शुरू से इसमें कहूँगा मेरा स्वार्थ था, क्योंकि शुरू में आपका रिकॉग्निशन जो बनता है वो बनता है गैदरिंग से, समूह से। इंसान आपके पास कितने व्यक्तियों का समूह है उससे पता चलता है। तो उसके लिए आप जैसे कोई व्यापार भी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका एक एडवर्टीजमेंट सेक्शन होता है कि आप एडवर्टाइज जब करेंगे उसको, एक छोटा छोटा प्रोडक्ट को आप देखे होंगे करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट होता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक एडवर्टीजमेंट है जिससे कि आप लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। जब जुड़ जाते हैं लोग तो उनके पास जो अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं
आप उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये लगता है कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तो एक रात का प्रोग्राम है। एक रात में जब आपने 5 लाख 7 लाख 10 लाख, आजकल तो 15 लाख 20 लाख लगने लगा है। हमारे ज़माने में शुरू में 88 में 4-5 लाख रुपए में बहुत आराम से हो जाता था, जो कि हम लोग आराम से फंडिंग कर लेते थे। आज तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुझे बाद में ये नज़र आने लगा कि एक तो वो थोड़ा सा वो नेता वगैरह वाला बहुत चक्कर आ गया कि नेता लोग आने लगे, नेता लोगों के आगे पीछे वाली बात आने लगी। एक सामाजिक सेवक को, एक समाज सेवी को नेता के पीछे भागते थोड़ा मुझे बहुत बुरा लगता था, और मैं कभी भागा नहीं, और इसीलिए मुझे शायद वो क्रेडिबिलिटी नहीं मिली जो हमेशा हमारे अच्छे जो हमारे शुभचिंतक सब हैं वो सब कहते भी रहते हैं कि आप वहाँ अपना ये नहीं लगा पाए, आप वहाँ ये अर्जी नहीं लगा पाए। मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम से मुझे नफरत जो हुआ कि मैं उसमें कुछ परमानेंट नहीं कुछ कर पा रहा था, परमानेंट कुछ नहीं कर पाता। लोगों को खुशियाँ एक रात की देता था, आज मैं महीनों की देता हूँ, 15-15 दिन की देता हूँ, महीने की देता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो लंबा काम होता है, हमारे जो निम्न जब करें, मैं कभी उनको नहीं बोलता गरीब है, ये सब गरीबी कभी नहीं, गरीबी कुछ नहीं होती है। इंसान को गरीब हम लोग बनाते हैं और अमीर हम ही लोग बना देते हैं। तो मैं जाके अब जो काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो उनको उस दिन भी जरूरत है, लेकिन उस दिन मुझे अपने पहले लोकप्रियता की जरूरत थी। अगर मैं लोकप्रिय नहीं रहता तो आज मेरी बात सुनते नहीं। आज बड़े बड़े लोग मेरी बातें सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरे लेवल पे तो उठता बैठता है, ये इसे 5 सितारा होटल में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होता है, उसके सारे फॉर्मेलिटीज ही जानता है, ये फॉर्मेलिटीज करता है, लोगों को इनवाइट करता है, लोगों को उठता बैठता खाता खिलाता है। लेकिन वो आज वो काम कर रहा है, इसका मतलब वो उस तत्व को, वो उसका समाज सेवा है, तो उस सेवा को वो एक्नॉलेज करते हैं। अगर आप नहीं पॉपुलर रहेंगे, आप नहीं करते हैं, अगर उस चीज़ को आप उस लेवल को मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये समाज सेवी में उतना ज़्यादा आपको कोई नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। ये लोग बोलेगा ढकोसला है, ये कहीं का पैसा कहीं डालता है, इधर से उधर पैसे करता है। इसीलिए मैंने जब पहले संस्था चलाई, एक सामाजिक संस्था चलाई, मिथिला सहयोग समिति करके नोएडा में, लेकिन अब हमने अपना ट्रस्ट खोला जिसमें सारे लोग जो हैं वो हमारे हैं। इसका मतलब जब भी कोई लोग उसको डिस्कस करता है या जो भी क्वेश्चन करता है तो वो मेरे अपने परिवार के हैं। अब लोगों को लगता है कि ये यानी खुद ये कर रहे हैं और इससे ये अपना काट के ये समाज में लगा रहे हैं। आपकी अपनी एक सोच है, आपकी एक कार्यशैली है, आप किसी काम को एक समय सीमा में पूरी करना चाहते हैं। जो आपके पास टीम जो है मिथिला विकास फाउंडेशन जो है और जो लोग हैं, आप इस बात को कितना समझते हैं और आप की तरह कैसे सोचते हैं, या कहीं अगर नहीं सोच पाते हैं तो आप फिर कैसे सबको समायोजित करते हैं, सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? एक पहलू चेक करता हूँ कि कितना ज़रूरत है, आज इसकी कितनी ज़रूरत है। जब कोई प्रपोजल हमारे पास आता है तो मुझे लगता है कि ज़रूरत कब की है। अगर ज़रूरत उसको रात की है तो मैं उसको इंस्टेंट उसको पिक करता हूँ और वही सॉल्यूशन देता हूँ। मेरे यहाँ आपने देखा होगा कि प्रपोजल डेट और जो मैं एक्सपर्टाइज करता हूँ उसमें 24 घंटा से 48 घंटा का ही फासला है। ये मेरे हर एक पोस्ट को चेक कर सकते हैं लोग, और यही मेरी क्रेडिबिलिटी है। मैं जब भी बोलता हूँ किसी से काम लेता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मुझे काम दें, और अगर हम एक्सपर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो नो हो जाता है, और लोग समझ लेते हैं कि ये नो होगा, क्योंकि ये अब अगर उन्होंने तुरंत इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है तो इसका मतलब वो समझते हैं कि इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि वो चीज़ मेरे ध्यान से हट जाता है। मैं सोचता हूँ कि अगर इसको आगे ले जाके, और जिसकी ज़रूरत आज है, क्योंकि हमारे पास भी फंड्स लिमिटेड होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको आज जिसको ज़रूरत है तो आज दे दूँ, और जिसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाता है तो उसको मैं प्रोलॉन्ग करके थोड़ा समय ले लेता हूँ। अच्छा, कोरोना काल में तो आपने जो ज़रूरतमंद थे, खास करके जब भोजन का अभाव था, आपने उनको सामग्री दी। ये तो वक्त की मांग थी। ऐसे मिथिला विकास फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, किन क्षेत्रों में आप काम करना चाहते हैं?
मिथिला विकास फाउंडेशन का वैसे मेरे उसमें भी है, पूरा आपने देखा होगा, मेरे साइट पे भी है। और मिथिला विकास फाउंडेशन 3 चीज़ पे काम कर रहा है, शुरू से कर रहा है। वो हेल्थ और एजुकेशन और एक विमेंस एम्पावरमेंट पे। जी। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा सोचता है वो। हेल्थ पे तो इंस्टेंट डिसीजंस लेता है। सेंस नाम की संस्था के साथ वो रजिस्टर्ड भी है, सेंस को वो ऑलरेडी हेल्प करता है। और जो सेंस संस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो गरीबों को स्ट्रीट से लाते हैं और उसकी वो हेल्थ की पूरी व्यवस्था करते हैं, पूरा उसको पूरा फूडिंग लॉजिंग और उसका पूरा जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक उसको फूडिंग लॉजिंग ये सब फ्री रखते हैं। तो उस संस्था से मैं जुड़ा हूँ। और हेल्थ पे मैं अभी भी सेशन देता हूँ। वैसे तो दूसरी संस्था सब ये सब नहीं मानती है। उस संस्था में एक बहुत वीक पॉइंट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, कि हर एक संस्था जो है वो सरकारी हेल्थ पे जो भी काम कर रही है वो सरकारी संस्था पे डिपेंड कर रही है। मैं जरा सा वहाँ पे डिबेट करता हूँ। डिबेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10 दिन में हो सकता है शत्रुघ्न जी, वो सरकारी संस्था, सरकारी हॉस्पिटल डेट्स नहीं मिलते, डॉक्टर्स नहीं मिलते, कभी मतलब दवा कमजोर देते, दवा नहीं मिलते, तो उसमें वो व्यक्ति 1 साल में वो ट्रीटमेंट लेके फ्री होता है। तो इससे 2 दिक्कत है। एक तो पेशेंट हमारा रुक गया, पेशेंट कम होते हैं, और दूसरे क्या होता है कि पेशेंट जो 15 दिन में जिसको सहूलियत मिल सकती है उसको हम 1 साल में जाके निकालते हैं। तो उन संस्थाओं से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने 1-2 केस लिए भी हैं जो मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में दिखाए हैं और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया है। और वो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि अगर सर इस टाइप की अगर की जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आपने महिलाओं की बात की और स्वास्थ्य की, तो दोनों से जुड़ता हुआ आप कभी चर्चा हुई थी। दूसरा मायका एक आपकी योजना थी महिलाओं के लिए, जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उन महिलाओं के लिए, उस योजना का क्या मतलब उसका प्रगति क्या है, कब से शुरू करने वाले हैं? बहुत देर हो गया हमें। कोरोना ने कुछ, मैं किसी को एक्सक्यूज़ नहीं लूँगा, कोरोना तो वैश्विक बीमारी है और मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं लूँगा कि कोरोना का मैं नहीं कर पाया। मैं पटना में एक्चुअली वो फ्लोट करना चाहता हूँ। उसके नर्सिंग होम हमने ऑलरेडी हमारी बातें हो गई कि नर्सिंग होम में ऐसा चाहता हूँ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गरीबों को ये नहीं लगे कि अगर मैं कोई ट्रीटमेंट ही दे रहा हूँ या मैं कोई उसको सुविधा ही दे रहा हूँ तो उसको ये नहीं लगे कि मैं गरीब हूँ तो मेरे को गरीब की तरह सुविधा दिया है। हमने क्या उसमें करना क्या योजना क्या करेंगे उसमें योजना ऐसा है कि एक सर्वे मैंने कराया था लास्ट ईयर पटना में। तो यहाँ पे जो शॉप्स हैं, यहाँ जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उसमें जो एवरेज इनकम है नए नए बच्चों का, लड़कों का, वो 8 से 15 हज़ार के बीच का है। होता क्या है कि जब विवाह होता है, जब शुरू में विवाह होता है तो उस समय हर एक, ईश्वर ने ये कह रखा है कि उस समय सभी तरह का सुख लो, क्योंकि ये चीज़, क्योंकि जीवन जो एक बार चल जाता है तो वो रिपीट नहीं होता है। तो होता क्या है कि मैंने देखा है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सर्वे पे भी है मेरे पास है, मेरा सर्वे भी कराया हुआ है। मैंने करीब 800 लोगों का सर्वे कराया था। इस पर ऐसा आता है कि जब महिला गर्भवती होती है तो वो लड़का जैसे वो बोलती है तो इंस्टेंट उसका रिएक्शन होता है अजीब तरह का। कहाँ वो लोग प्यार में खोए रहते हैं और जैसे ही वो बोलती है मैं गर्भवती हो गई तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन अजीब तरह का होता है। और ये सब जो काम करते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, तो सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, कुछ मन के अनुकूल भी होता है, कुछ प्रतिकूल भी होता है। अनुकूल होने पर तो खुशी होती है, प्रतिकूल अगर कुछ काम होता है तो तब कैसा लगता है? कर दो तो फिर दुख नहीं होता। दुख को दुख अंदर ही रहने तो ज़्यादा अच्छा है। उसको कुरेदने से क्या कहूँ मैं, एक समाज से बहुत इमोशनल होता है। जब उसको रिजल्ट नहीं आता है तो क्षणिक दुख होता है, लेकिन यदि वो उस दिन रुक जाएगा तो आगे फिर काम नहीं कर सकता। इसीलिए उसको क्षणिक ही उसको दुख का रखता हूँ मैं, और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट करके दूँ।
आप जब इतना काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, वो कोई मैनेजर में भी है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी बड़ी संस्थाएं भी हैं, इस तरह के लोगों की, इस तरह की संस्थाओं पर नजर रखती है। कभी बड़ा कोई ऑफर कहीं किसी संस्था से या किसी व्यक्ति से आपके पास आए कि आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ? मेरे पास लोग हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है जिसमें उन लोगों की सुविधा ली जाए। मैं उनको ये चाह रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं अभी सब कुछ जो कर रहा हूँ, जैसे जो भी प्रीमिसेस शो करता हूँ या कोई शिक्षा का करता हूँ, तो वो सभी चीज़ रेंटेड होता है जनरली। मैं अब 3-4 साल जब मैं और इसको आगे जाऊँगा तो मैं इसको परमानेंट स्ट्रक्चर देना चाहूँगा। जैसे अभी आपने बात की मेरी नई योजना, वो अभी नर्सिंग होम दूसरे का है, किराए पे है। मैं चाहूँगा जिस दिन ये फिक्स एसेट में कन्वर्ट होगा, जैसे मेरा नर्सिंग होम अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो फिक्स एसेट की मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, उस दिन हमारे पास एक दो हैंड हैं जो मेरे इशारे पे शायद कर देते हैं। आपका जन्म हुआ है रांची और कर्मभूमि रही नोएडा, तो आपने अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत वहाँ से की। अब थोड़ा बहुत काम बिहार में कर रहे हैं। हालांकि जब आपका जन्म हुआ था तो अभी संयुक्त बिहार था, अब झारखंड हो गया। कभी झारखंड के लिए सोचते कि वहाँ भी कुछ काम हो, रांची में खास जन्मभूमि कुछ काम? रांची में सच कोई मेरे पास ऐसा ऑफर नहीं है अभी, लेकिन मैं झारखंड में देवर तक पहुँच गया हूँ। तो झारखंड से मेरे बैद्यनाथ धाम से मेरे हिसाब से रांची की दूरी कम है, जल्दी तय करूँगा। एक और बात कि हर आदमी का जो है गांव से भी संबंध होता है, आपका निश्चित रूप से आपका भी होगा। तो गांव जो भी आपके काम चल रहे हैं प्रायः गांव शहरों में चल रहे हैं, कुछ योजना गांव की तरफ भी है कि गांव में भी कुछ काम करना चाहिए? मैंने ऐसा उद्देश्य में रखा नहीं है, ऐसा मेरे उद्देश्य में है नहीं इनकॉर्पोरेट। लेकिन आज की डेट पे किसानों पे जो कुछ मैंने पॉलिसीज सब देखी हैं, तो उसमें मैं एक डायरेक्ट कन्वर्सन का कोई प्लान कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए फंड्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो वो मेरे सीए इस पे काम भी कर रहे हैं। अगर आपने दिल की बात छीन ली मेरे से, अगर आपने निकाली इस बात को, वो उस पे काम कर रहे हैं कि उसका बजट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जो भी घोषणाएं करती हैं तो अल्टीमेटली वहाँ पे कोई किसानों को लाभ दिखता नहीं रहता है, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक डायरेक्ट, जो हमेशा राहुल गांधी बोलते रहते हैं, राहुल गांधी को सभी पप्पू पप्पू कहते रहते हैं, लेकिन मुझे उनका कुछ बात थोड़ा अंदर से फील होता है कि वो डायरेक्ट जो कह रहे हैं कि डायरेक्ट खाते में जाए, उसका मैं प्लान कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है और वो मैं वर्कआउट करके ही तभी डिक्लेयर करूँगा, अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा। अच्छा, हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारा जो अभी देश जिस स्थिति में है, कहते हैं कि युवा पीढ़ी जो है, आप जैसे आपके पास एक भावना है, आप लोगों के दुख को देख के आप में तड़प पैदा होती है, दर्द पैदा होता है। लेकिन कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है उसमें भावना का लोप हो गया है, वो बहुत व्यवहारिक हो गए, हर चीज़ को जो है उससे क्या फायदा होगा इसको देख के करते हैं। ये भावनाएं मन पे बहुत बनी, इस तरह का भी कोई? मैं इसको थोड़े दूसरे तरह से देखता हूँ, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को जो हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, हमेशा ब्लेम करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं व्यवहारिक हो गए हैं। तो व्यवहारिक के पीछे सूत्रधार कौन है? अभिभावक। आप पहले हम लोग अभिभावक के सामने जब बैठते थे तो बच्चों की कुछ हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई क्वेश्चन ये सब करने। आजकल के अभिभावक खुद ही बोलते हैं कि ये चीज़ बेटा क्वेश्चन, ये चीज़ तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। तो जड़ हम लोग हैं। अगर आप अपने को मजबूत करेंगे तो व्यवहारिक होना अच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन वो अच्छाइयाँ को कम, जो निगेटिव चीज़ें हैं जिसको आप पॉइंट आउट किया है, वो चीज़ें काफ़ी आ रही हैं। लेकिन व्यवहारिक तो होना ही पड़ेगा जीवन में। लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट कि पेरेंट्स को भी जरा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स काबू में नहीं रहते हैं। पेरेंट्स खाली, आज की डेट में पेरेंट्स भी केवल अर्थ पे घूमते रहते हैं,
और वो बच्चों के उस पर नहीं जाते, बच्चों के सेंटिमेंट इमोशंस में नहीं जाते हैं। मैंने देखा है कितने पेरेंट्स को अपने इस 30 साल 32 साल के करियर में कि बच्चा छोटे छोटे चीज़ में उम्मीद करता है पेरेंट्स को, और उस दिन पेरेंट पता चलता है कि पापा आज ट्रैवलिंग पे हैं, पापा ये हैं, तो ये सब चीज़ बच्चा सीखने लगता है, फिर वो व्यवहार से लाने लगता है और उसको फिर धीरे धीरे उसमें एड ऑन करता है, तो उसके पीछे निगेटिविटी आ जाती है और उसको हम लोग जो व्यवहारिक करने लगते हैं और उसको जामा हम लोग सारा फोड़ देते हैं बच्चों पे। इसमें डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि पेरेंट्स का भी दोष है। अच्छा, काम के सिलसिले में जो आपका बिजनेस है उसमें आपका संबंध कई राज्यों से, फिर आप तो इस तरह से यात्राएं भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं उसका, और आज दुनिया जो है कहते हैं कि एक मुट्ठी में है, मोबाइल पे सारी जानकारी है। तो आज पूरी दुनिया जो है, जो हम नहीं पूरी दुनिया को एक साथ देख पाते थे। आज हम वहाँ अमेरिका गए हैं कि नहीं गए, इंग्लैंड गए या नहीं गए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम अमेरिका को नहीं जाकर भी देख सकते हैं, समझते हैं। इस समझ को जो अभी दुनिया छोटी हो गई है, उसका आपके काम में कितना मतलब उससे फायदा पहुंचता है कि या आपकी सोच को कितना उसको मजबूत करती है और उसे कितना आप प्रेरित होते हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि दुनिया मुट्ठी में है, इसमें मेरा थोड़ा सा इसमें एकदम बिल्कुल अलग है। किसी चीज़ को भी आप परफेक्ट, अगर किसी चीज़ को भी आप समुचित ज्ञान नहीं होता है, अर्थ जो आधे ज्ञान जो होते हैं वो हमेशा डेंजरस हुआ, हमेशा। आज की डेट पे व्यक्ति सभी चीज़ छोटे छोटे चीज़ को ले के जाके बोलता है कि सारी दुनिया मुट्ठी में। ये क्लेम है, ये एक एडवर्टीजमेंट है। आपने शुरू में कहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों करते थे, ये हम लोग केवल दिखावा है। आज भी जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो परफेक्ट है वो अपने एक लाइन पे परफेक्ट है। आज मैं जाके किसी MBBS डॉक्टर को जाके भाषण देने लगूंगा तो मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, गूगल से पढ़ के जाके 2-4 बीमारी का नाम लेके उसके कैसे होता है उसका सिम्टम देके उसको जाके एक्सप्लेन, ज़्यादा उनकी परफेक्शन जो है अपने ज़्यादा पे है, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा है। तो वो अभी भी आप कभी भी उनसे जब बातें करेंगे तो अपने क्षेत्र में ज़्यादा बात करेंगे। आज मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, उसके बारे में मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ आपसे। लेकिन अगर किसी में डॉक्टर्स को जाके भाषण देने लगूंगा कि आपका ये इसका ये दवा है, इसका ये दवा है, तो ये फिर मेरे हिसाब से सारी दुनिया मुट्ठी में यही कर रहा है कि सबको आप जाके सभी चीज़ थोड़ा थोड़ा जान के आप उसके सामने परोस रहे हैं। वो मेरे हिसाब से गलत है, मेरे पर्सनल है। सामाजिक कार्यों में भी अच्छा देते हैं आप, साथ ही आपका अपना उद्योग है, व्यवसाय भी करते हैं, तो उद्योग, व्यवसाय और सामाजिक कार्य तीनों तालमेल कैसे बैठाते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं? सबका एक वक्त है। देखिए, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है और इसीलिए शायद हम लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि मोबाइल में अगर टालिए नहीं किसी चीज़ को तो समाधान जल्दी निकलता है। पहले मोबाइल नहीं था तो उपलब्ध नहीं होते थे, विद सब्सिक्वेंट डिले होता था। आजकल डिले सब्जेक्ट नहीं रह गया है, आजकल सभी चीज़ इंस्टेंट हो गया है। यदि डिसीजन तुरंत लें, अगर आप डिसीजन में अगर डिले कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जानबूझ के काम कर रहे हैं। तो जब आप जानते हैं कि बिजनेस हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि परिवार के बाद मैंने इसको पूरा डालना ही है समाज सेवा में, तो आप उसके टाइमिंग एडजस्ट करेंगे। हम लोग को बहुत समय ऐसा होता है कि कोई सामाजिक काम बिजनेस मीटिंग्स में भी आ जाते हैं। मैंने कभी नहीं डाला जी, मैंने कभी नहीं डाला, आपने कभी नहीं देखा होगा, आप भी मेरे मित्र हैं। मैंने कभी भी किसी का फ़ोन को नेगलेक्ट नहीं किया। हाँ, कभी कभी मिस करता हूँ, मैं साइलेंट कॉल में रहता था तो मैं उसको कॉल बैक करता हूँ, लेकिन मैंने टाला नहीं। टालता इसलिए नहीं हूँ, यदि मैंने पेंटिंग किया तो सामंजस्य खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसमें मोबाइल को, इस तकनीकी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो ये हमेशा साथ रहता है और मैं दोनों में तालमेल बिठाता हूँ। अभी तो क्या क्या काम करने वाले हैं? अभी कुछ हाल की निकट भविष्य की क्या योजना है? अभी सबसे पहले मेरा टारगेट ये दूसरा मायका है, पहला और
इसी तरह से हम लोग फिर एक मतलब स्कूल को टारगेट कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब मुफ्त शिक्षा दें और अच्छी शिक्षा दें। ये 2 काम मेरे एकदम उस पे हैं। रोजगार पे मैं थोड़ा सा काम करना चाहता था, मुझे सफलता नहीं मिली। मैं देवघर में 2 बार प्रयास किया, मुझे सफलता नहीं मिली उसमें, परंतु मैं प्रयासरत हूँ वहाँ पे। उसमें मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली। कंक्लूड कीजिए। मिथिला विकास फाउंडेशन और श्री अनिल मिश्र शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। अभी बातों से भी हमने देखा कि किस तरह से प्रतिबद्ध होकर अपना काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही किसी व्यक्तित्व से आपके हम मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा, नमस्कार।